आज का पहला प्रश्न है, गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक कौन सा है? मुद्रा राक्षस, मृक्षकटिकम, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्नि मित्रम। देखिए, मृक्षकटिकम जो है ये गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है और इसके लेखक शूद्रक हैं। गुप्त काल के नाटक प्राय सुख के साथ अंत होने वाले और प्रेम प्रसंग पर आधारित होते थे। गुप्त काल के नाटकों की एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि इनमें उच्च सामाजिक स्तर के जो पात्र होते थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, वहीं निम्न सामाजिक स्तर के जो पात्र इन नाटकों में होते थे और स्त्रियां जो होती थी वो प्राकृत भाषा में बात करती थी। तो ये भी इनकी एक उल्लेखनीय बात है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्नि मित्रम, ये तीनों ही गुप्त काल के नाटक हैं। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने की है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना जो है देवीचंद्र ने की है, और वहीं मालविकाग्नि मित्रम को आप जानते ही होंगे, इसकी रचना कालिदास ने की है। तो यहां पर हमारा जो दुखांत नाटक जो है वो मृक्षकटिकम है। तो आपका सही आंसर है पहले का बी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। गुप्त काल में कदंब और गंग राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया। इस काल में मथुरा और वल्लभी दिगंबर संप्रदाय तथा बंगाल में पुंड्रवर्धन श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था। देखिए, गुप्त काल में जैन धर्म उन्नत अवस्था में था और इस समय जैन ग्रंथों पर भाष्य और टीकाएं लिखी गई हैं। गुप्त काल में कदंब और गंग राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। गुप्त काल में मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर जैन के धर्म के केंद्र थे, जबकि बंगाल में पुंड्रक दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। यानी कि मथुरा और वल्लभी जो हैं गुप्त काल में ये दिगंबर के नहीं बल्कि श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र हैं। वहीं बंगाल में पुंड्रवर्धन जो है ये दिगंबर संप्रदाय का केंद्र है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल एक। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने राजा सिंह आगमप्रिय और संकट भक्त की उपाधियां धारण की? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का संस्थापक विष्णु था। भारत पर अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह आगमप्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक ये उपाधियां धारण की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की स्टार्टिंग भी हुई है साउथ में। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है आपका, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण किस वंश ने करवाया था? चोल वंश, पांड्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, इनका निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का सी, यानी पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची एक में विशिष्ट नाम है, सूची दो में चोलकालीन भूमि में प्रकार है। तो सबसे पहले बात आ जाती है यहां पर देवदान। देखिए, देवदान का मतलब है मंदिर को दान में दी गई भूमि, उसको देवदान कहा जाता है। इसके अलावा अगला है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय का मतलब है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, उसको गुप्त काल में ब्रह्मदेय बोला जाता था। पल्ली चंदम का मतलब यह है जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि। इसके अलावा आपका अगला है बेलन बगाई का मतलब है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का ए, यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। छठवां प्रश्न है आपका, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकाटक शासक से कराया था? रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। वाकाटक राजवंश की स्थापना सन 256 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कराया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी,
और देखिए इस विवाह का कराने का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन ये था कि वाकटकों का जो राज्य था गुप्त और शक राज्यों के बीच में पड़ता था और राज्यों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था, ये मेन कारण था। हालांकि विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने शासन संभाला है। 7वां प्रश्न है आपका, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? सेरु नंदरन, पेरुनंदरम, उड़नकूटम, पेरुमक्कल। देखिए चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुनंदरम कहा जाता था और निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी होते थे उनको सेरुनंदरन कहा जाता था। यानी ये उच्च श्रेणी के हैं और ऊपर वाले जो हैं ये निम्न श्रेणी के हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7वें का भी, पेरुनंदरम। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे तमिल जनता के राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाता है? जीवक चिंतामणि, मणिमेखलय, शिल्पादिकारम, तोल्काप्पियम। देखिए इलांगो कृति शिल्पादिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जिसे तमिल जनता के राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला, शिल्पादिकारम। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। सूची 1 में संगमकालीन प्रमुख नगर दिए हुए हैं, सूची 2 में उनकी विशेषता बताई गई है। वांज या करायूर, चेरों की राजधानी उरायूर, चोलों की राजधानी मदुरै, पांड्यों की राजधानी मुसरी या मुजिरिस, चोलकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह। देखिए आपका ये वाला बिल्कुल सही है। वांज या करायूर जो था ये चेरों की राजधानी थी, उरायूर चोलों की राजधानी थी और मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। वहीं मुसरी अथवा मुजिरिस ये चेरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था, न कि चोलकालीन। यानी ये चेरकालीन बंदरगाह था, चोरकालीन नहीं था। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, गुप्त काल में अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमिकर कहलाता था? भोग, उपरिकर, उद्रंग, भाग। गुप्त काल में आमदनी का मुख्य स्रोत भू राजस्व से प्राप्त आय थी और इस काल में उत्पन्न उत्पादन का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। गुप्त काल में अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमिकर उसको उपरिकर कहा जाता था। वहीं स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला जो कर था उसको उद्रंग कहा जाता था, ये स्थायी पर लगाया जाता था। वहीं भाग जो था, भाग उपज का 1/6 हिस्सा भाग कहलाता था और राजा को हर रोज दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला जो कर होता था वो भोग कहलाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।